नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले हैं राहुल गांधी। ये मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है, तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय उनका ये बयान आया है कि ये मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनीतिक है, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना है। तो ये बयान राहुल गांधी का निकल के सामने आ रहा है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और आज तीसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने ये संबोधन दिया और उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का मोदी का कार्यक्रम है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और इसी दौरान इनका ये बयान निकल के सामने आया है। क्या मायने निकाले जाए? राहुल गांधी की अगर बात करें या कांग्रेस के किसी भी नेता की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इनके विवादित बयान होते हैं वही इनके लिए सबसे बड़ा घातक होते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वही एक विवादित बयान कि 22 जनवरी को जो रामनिष्ठा की जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टंट है। यानी बीजेपी राजनीति कर रही है और राजनीति स्टंट बता दी गया है, क्योंकि एक तरफ तो राम भक्त वहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कई देशों के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, कई बड़े बड़े चैनल वहाँ मौजूद था। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं साधु संतों में और राम भक्तों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनी यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ प्यार बांटने की बात करते हैं तो एक तरफ सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी के ऐसे बयान कहीं ना कहीं इनको खुद को ही नुकसानदायक सामने आते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और न्याय यात्रा में इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं इनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति भी ठहरा दिया। इसी के साथ और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस बयान में, अजय? श्रुति, देखिए, जिस तरह से लोग बात करते हैं राजनीतिक मुद्दा है वो राम भक्त है, ना कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि ये भारत की धरोहर है और भारत के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनका है, ना कि बीजेपी का कोई इसमें काम है, ना ही बीजेपी कोई मुद्दा है। वो तो खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकिन कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन का एक ही सवाल है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी राम भक्त का लेकर, राम मंदिर को लेकर जल्दी से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, कहीं राजनीति लगातार है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको देखना है कि पहले ये था कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे कि 2024 में युवा जोड़कर उनको काफी कुछ फायदा मिलता है। लेकिन ऐसे बयानों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है अब। जी बिल्कुल, और इसी के साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जिसको जाना है वो जाए। तो किसकी तरफ ये इशारा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से निमंत्रण ठुकराया है कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, गठबंधन की अगर बात है तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार विवादित बयान दिए हैं। कभी कहते हैं हमें इन्विटेशन मिला, ना ही हमें जाना है, कहीं जाएंगे तो जाएंगे, राम बुलाएंगे तो जाएंगे, तो कहीं उनको कल तक ये तो जल्दबाजी है। तो देखिए, लगातार जो गठबंधन है वो आपसी में एकता नहीं बना पाया, तो राम मंदिर क्या जाएंगे। उन्होंने सीधा कहा, बयान दिया था, उन्होंने लास्ट में यही कहा कि जिसकी मर्जी वो जाइए। पहले कांग्रेस कहती सोचेंगे, बाद में कहेंगे हमें कुछ मिला तो देखेंगे। लेकिन अब यही सवाल होता है कि आखिरकार राम मंदिर जो राम प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर क्यों इस तरह से विवादित दिया जा रहा है कि वो तो भारत की है। अगर भारतीय है तो भारत के हिसाब से बात करनी चाहिए।
क्यों जातिवाद में बांट दिए जाते हैं कि आखिरकार ये सिर्फ एक बीजेपी का है। वहाँ सभी साधु संत हैं, लोग जाते हैं, आस्था है उनमें, तो उसको लेकर एकत्र नहीं चलता। लेकिन बीजेपी सबको साथ सबका विकास लेकर चलती है, उनका यही नारा होता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब भी कोई बयान आता है तो खुद उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वसूखाने के सील एरिया में टैंक की सफाई का आदेश जारी कर दिया। वाराणसी के डीएम की निगरानी में सफाई का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई है। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, मुस्लिम पक्ष ने भी सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि साफ सफाई को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। कब होगा साफ और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? को सील किया और उसके साफ सफाई की और उसी के नीचे शिवलिंग भी बताया गया है। लेकिन मजिस्ट्रेट की देखरेख में ये सारा काम किया जाएगा ताकि किसी की भी चूक ना हो, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। लगातार कहीं ना कहीं काफी समय से ये मुकदमा चल रहा था, लेकिन जिससे आज कोर्ट ने आदेश दिया है, तब देखना ये होगा कि ये कितनी जल्दी देखरेख में क्या गठित की जाएगी मजिस्ट्रेट इसमें, तो उसके बाद ही साफ सफाई की जाएगी, पूरी उसमें छानबीन की जाएगी आखिरकार इससे क्या है और ये पानी और जो इसके अंदर जाता है वो कहाँ जाता है और कहाँ गिरता है। जब वो पूरी जांच की जाएगी, साफ सफाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं तथ्य जो वो दिए गए थे वो सामने आएंगे। तो साफ सफाई किसके निगरानी में होगी, क्या कुछ जानकारी है? कौन उपस्थित रहेगा उस समय? मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट जो वहाँ के हैं उनकी देखरेख में ये पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जाएगी। जो है वो लोग वहाँ मौजूद होंगे, वकील भी वहाँ मौजूद होंगे, तो पूरी देखरेख में होगा ताकि कोई भी पक्ष, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, ये ना कहे कि इसमें कोई गड़बड़ी की गई है या कुछ तथ्य मिटा दिए गए हैं या फिर कुछ नए बना दिए गए हैं। तो देखिए पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके माध्यम से इसकी साफ सफाई गई, तभी तथ्य सामने आएगा जो प्रमाण हिंदू पक्ष ने दिए थे। क्या हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील भी इस दौरान मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष के साथ में रहेंगे, मजिस्ट्रेट के साथ पूरा रहेगा। वीडियोग्राफी की जाएगी, पल पल की जो जगह होगी जहाँ जहाँ इनकी साफ सफाई के लिए वो आदेश दिए गए, पूरी तरह से छानबीन की जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा। तो किस दिन होगी पूरी साफ सफाई अजय, कोई तारीख निर्धारित की गई है क्या? देखिए अभी तारीख इसकी निर्धारित नहीं की है, आदेश दिया गया, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसका भी निर्णय सामने आ जाए कि किस दिन इसकी जो टीम है गठित की जाएगी और किस दिन से ये काम शुरू किया जा सकता है। इसमें किसकी निगरानी में ये कार्य होगा और क्या पुलिस की उपस्थिति भी उस समय होगी? देखिए पूरी देखरेख में ये होगा, जब मजिस्ट्रेट वहाँ होंगे तो पुलिस भी वहाँ मौजूद होगी। पूरी तरह से एरिया को सील किया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामने ना आए, क्योंकि कुछ पक्ष होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो पहले से ही वो विवादित था, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा के हिसाब से वो पूरी जांच की जाएगी उसके अंदर, उसके साथ, ताकि कोई भी ऐसा गड़बड़ ना हो सके, ताकि जो जांच होगी वो जांच में कोई गड़बड़ी हो सके। तो देखिए मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे वहाँ पे और लगातार कहीं ना कहीं तो देखिए सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह से जांच की जा रही है तो हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब जो सच्चाई है वो पूरी तरह से सामने आएगी। हिंदू पक्ष की याचिका तो जो कि स्वीकार कर ली गई है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी यहाँ पे मनाही नहीं की गई है, ना कोई आपत्ति जाहिर की गई है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मुस्लिम पक्ष इस पे मनाही करेगा और साफ सफाई में सहमति नहीं जताएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से फैसला दिया, मुस्लिम पक्ष ने सम्मान किया और हिंदू पक्ष में समान है, उनको पता है कि सत्य अगर जांच इसी तरह से होती रहे तो हो सकता है कि कोई आपत्तिजनक ही ना हो। राजनीति होती रहती है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है दोनों पार्टियों को मानना चाहिए कि जो सच्चा होगा वो सामने आएगा, जिसका अधिकार होगा उसको वो जगह मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा फैसला है कि दोनों पक्ष ने इसको माना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के और बैठकर श्री राम जय राम भजन भी सुना। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी पूरी तरीके से भक्ति में लीन दिखे। आपको बता दें कि ये वही मंदिर है जहां जटायु प्रभु राम से मिले थे जब रावण ने उन्हें घायल कर दिया था।
और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बनाया है एमएलसी प्रत्याशी। दारा सिंह चौहान होंगे एमएलसी प्रत्याशी। बीजेपी ने किया है नाम का ऐलान। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान। सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो चुकी थी और ऐसे में एमएलसी प्रत्याशी बनाई गई है दारा सिंह चौहान। बता दें समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने नाम का ऐलान कर चुका है और दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। दारा सिंह चौहान एमएलसी प्रत्याशी बनाए गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी को ठुकरा के वो बीजेपी के दामन थामते हुए नजर आए थे और ऐसे में देखिए उस समय कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाने की अटकलें तेज थी और अब ये जानकारी निकल के सामने आई। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, ये बड़ी खबर है, एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बनाया गया, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये बिल्कुल आज कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी से वापस आए बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को आज जो है एमएलसी पद के लिए जो है उनका नाम जो है लिया गया है। उनको जो है उनके नाम पर फैसला हुआ और साफ कहा जाता है जिस तरीके से दारा सिंह चौहान पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है बतौर मंत्री के पद पर थे और मंत्री मंडल में जो है कुछ हलचलें हुई थी। उसके बाद उन्होंने दामन थामा था और मंत्री को इस्तीफा दिया था। अब फिर जो है उसी जो विधानसभा की उसमें जो है चुनाव हुआ था, उस चुनाव को लेकर के भी उनकी जो हार थी वो देखी गई। अब जाकर फिर जो है उनकी वापसी होती है, फिर जो है बीजेपी में शामिल होते हैं। जिनकी जो है एमएलसी बनाने की जो बात है भी जा रही है, जो अचलित काफी दिनों से वो कहीं न कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। दारा सिंह चौहान जो है लगातार सरकार की सरकार के बीच बने हुए थे। अब दारा सिंह चौहान की जो एंट्री है तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान की जो मौजूदगी है उसके जरिए लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का जो वोट बैंक है कुछ बढ़ेगा। तो साफ समझता है कि उनकी जो मौजूदगी थी उसको लेकर के कहा गया है कि दारा सिंह चौहान से उनका साफ तौर से उनको जब आज एमएलसी की जो दावेदारी है वो दावेदारी करने का जो मौका मिला है उसको लेकर के लगातार जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसको लेकर के अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में भी उनकी अच्छी पहुंच रहती थी। अब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं और बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। अब देखना होगा एमएलसी की जिम्मेदारी जो उनको दी जा रही है, उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या चर्चा होती है, क्या चीजें होती है। क्योंकि मंत्रिमंडल में जब इनको मौका मिला था, जब ये बतौर मंत्री थे बीजेपी में ही, तब ये जो है 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। फिर जो है वहां पे करारी हार पाने के बाद फिर ये बतौर विधायक बने, उसके बाद फिर इनको हार मिलती है। फिर जब बीजेपी में शामिल हुए तो साफ ऐसा है कि आना जाना जो है दारा सिंह का वो लगातार बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जब उनको एमएलसी की जो जिम्मेदारी है वो मिल रही है उसको लेकर के किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो देखती है। लोकसभा चुनाव में इसके क्या मायने निकल सकते हैं, क्या इसके कयास लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से जो बीजेपी की बढ़त है वो देखी जाएगी। आखिरकार किस सीट को लेकर के इनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी जा सकती है, अहम सारे जो सवाल हैं वो सामने आएंगे और जो चीजें हैं वो सामने होंगी। क्योंकि दारा सिंह चौहान जो है उनकी अगर बात की जाए तो लगातार वो कहा जा सकता है इससे पहले जो है बीजेपी से छोड़ करके गए, फिर जो है समाजवादी में जाते हैं, फिर जो अटकलें हैं वो देखी जा रही थी। अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, फिर अब वापसी हुई है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो देखी जाएंगी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। अब देखना होगा किस तरीके की जो मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, किस तरीके की उनकी चर्चाएं होती हैं। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में क्या मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है या नहीं, ये संशय जो है लगातार बना हुआ है। शुभम, अगर बात की जाए तो क्या कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई इस ऐलान के बाद दारा सिंह चौहान की? जब
ये बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ कहा जाता है कि यूपी बीजेपी में कहा सकता है कि एक बड़ा फैसला लिया है कि दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाने की जो बात है वो कही गई। उसके बाद से जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं तेज हुई हैं। जो बातें कही जा रही थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है हर किसी को साधने की कोशिश कर रही थी, हर किसी को अपने पास जो है लाने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो विपक्ष का खेमा हो, चाहे कोई और खेमा हो, हर खेमे से लोगों को अपने पास बुलाने के लिए लोग जो है लगातार पार्टी में शामिल हो रहे थे। अब जो है कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान को एक जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी के जरिए अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसको लेकर के किस तरीके की अगर दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर जो है कि सिर्फ जो है एमएलसी तक ही उनको सीमित रखा जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। ये तमाम सारे जो कयास हैं, तमाम सारी जो बातें आने वाले दिनों में पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी कि क्या उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम तमाम जानकारियों के लिए। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दादरी बाईपास पर घने कोहरे के कारण 8 से 10 वाहन आपस में टकरा गई। बता दें कि वाहन आपस में टकराकर ट्रक में घुस गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। साथ ही हाईवे पर भीषण लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स क्रेन हाइड्रा की मदद से जाम को खुलवाने में लग गई। मामला दादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से एक के बाद एक 8 से 10 तकरीबन वाहन एक के अंदर एक घुस गई, जिसके बाद से ये भारी एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के कारण ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद से यहाँ पे क्रेन की सहायता से सबको हटाया गया और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। क्योंकि घना कोहरा था, सवेरे का टाइम था, इस वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी थी, देखने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और गाड़ियाँ जो है ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। खबर बिजनौर से है, जहां अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में बाघ ने एक 20 साल की युवती पर हमला कर उसको मार डाला। तो वहीं युवती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि युवती अपनी मां और पड़ोसियों के साथ पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। इस दौरान झाड़ियां से निकलकर बाघ युवती की गर्दन पर हमला कर खींचकर उसे ले गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया तो बाघ युवती को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद सूचना पर रेंजर व थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां चित्रकूट के भरतकूप से श्री रामचरण पादुका यात्रा की शुरुआत हुई। बता दें कि मंगलवार को कौशाम्बी जनपद की सीमा महेवा घाट में रामचरण पादुका यात्रा प्रवेश करेगी। तो वहीं यात्रा का स्वागत महेवा घाट पुल स्थित रत्नावली मंदिर में किया जाएगा। यात्रा को देखते हुए 17 स्थल पड़ाव बनाई गई है, जिनमें 4 प्रमुख स्थानों पर यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। यात्रा में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए प्रशासन ने 36 मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस बल तैयार किया है। और खबर रायबरेली से, जहां मामूली बात को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि दबंगों ने लाठी डंडों से पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 बच्चे घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर गाजीपुर से है, जहां थाना नंदगंज पुलिस टीम के द्वारा अंतर जनपदीय जालसाज गिरोह के 4 सदस्य की गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता मिलती है। बता दें कि गिरोह के कब्जे से ठगी के 1,82,000 रुपए नकद और 10 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। खबर दिल्ली से है, जहां आपके सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि 18 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर का चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। ये चुनाव 2024 के चुनाव की नींव रखेगा। इस चुनाव में पहली बार इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है।
18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना, और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है। और हमारा ये मानना है कि जीत दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन का ये जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। जब जब टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे। और बदायूं के दातागंज कोतवाली के सादुल्लागंज गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक दोस्त ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मथुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्कर घायल हो गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 बाइक भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, रिपोर्ट दर्ज करके। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।